हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ। और न्यूटन्स लॉ में मेनली हम फोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। न्यूटन्स लॉ आप पहले भी ऑलरेडी डिस्कस करते आए हैं छोटी क्लासेस में। न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ। अब यहाँ हम उन्हीं लॉ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ में हम सबसे पहले पढ़ते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स को हम F के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स के बारे में पहला पॉइंट है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगा। फोर्स दो तरह के होते हैं, मेनली दो कैटेगरी में हम ब्रेक करते हैं, एक तो पुश और पुल। जैसे मान लो हमें चेयर को पुल करना है, अपनी तरफ खींचना है, तो हम उस पर फोर्स लगाकर पुल करते हैं। तो बेसिकली अगर हम फोर्स लगाते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज होता है या चेंज होने की कोशिश होती है, उसी को हम फोर्स कहते हैं। जैसे अब यहाँ तो फोर्स का मतलब है एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक तरह का पुश और पुल के बराबर है। ठीक है, फोर्स की यूनिट हम न्यूटन में मेजर करते हैं और 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन भी और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों एमके सिस्टम में इसकी यूनिट है। एमके सिस्टम को हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं, उसमें यूनिट लिया है। अगर फोर्स को हम सीजीएस सिस्टम में मेजर करें तो उसका फॉर्मूला होता है 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह इसकी दूसरी यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में। तो फोर्स को हम सीजीएस सिस्टम में भी मेजर करते हैं, एमके सिस्टम में भी मेजर कर सकते हैं और उनमें रिलेशन ये होता है। यहाँ मेनली हमारे फिजिक्स के सिलेबस में जो है एमके सिस्टम ही सिलेबस में है, सीजीएस सिस्टम में थोड़ी बहुत चीजें आती है मेनली, लेकिन हमें आंसर न्यूटन में देने होते हैं। और न्यूटन और डाइन में एक सर्टेन रिलेशन होता है और 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है। तो ये फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। हमने यूनिट और डायमेंशन पढ़ लिया है और उसमें हमने समझा था कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m l t - 2। ये फोर्स की डायमेंशन है, फोर्स की डायमेंशन ये होती है। अब देखिए फोर्स जो होते हैं कई तरह के होते हैं, यहाँ हम कई तरह के फोर्स डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग के अंदर टेंशन, स्प्रिंग फोर्स एटसेट्रा। अब इन फोर्सेस को 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए कि अलग अलग फोर्स किस तरह के नेचर के होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स। तो सबसे पहले हम फोर्स जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब यह है कि यहाँ हमारे पास दो पॉइंट मास हो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर, तो ये दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं और ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तो इस m1 पर वो वाला पार्टिकल फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव का मतलब उसकी तरफ अप्रोच करता हुआ, और इस वाले पार्टिकल का फोर्स इधर की तरफ लगेगा। ये दोनों एक दूसरे पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में। और ये इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स m1 पर फोर्स m2 लगा रहा है, m1 पर इस पहले पार्टिकल पर फोर्स सेकंड पार्टिकल इधर लगा रहा है और सेकंड पर फर्स्ट पार्टिकल इधर लगा रहा है। और ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है। हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ इनमें कोई भी मास बड़ा छोटा हो, ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, केवल डायरेक्शन अपोजिट होगा। और इस ग्रेविटेशन फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है।
अब इसमें कैपिटल जी का मतलब क्या है? अब देखो यहाँ पर इन दो पॉइंट मास के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होंगे। ऊपर दोनों मासेस का मल्टीप्लिकेशन, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये जो कैपिटल जी है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूंगा तो ये आ जाएगी। अब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की मीटर और मास की केजी होती है, दोनों मास की केजी होगी तो नीचे केजी स्क्वायर। तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछी जाती है जी की वैल्यू, ठीक है, याद होनी चाहिए। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव। अभी डायग्राम में भी मैंने शो किया था। और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। मतलब जैसे ये M1 M2 दो पार्टिकल है ना, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी एक दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन जैसे पेन मैंने पकड़ा हुआ है तो पेन को पकड़ने के लिए हाथ इसके कांटेक्ट में है, तो हाथ और इस पेन के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कांटेक्ट। अगर मैं कांटेक्ट छोड़ दूं तो मैं इस पर फोर्स नहीं लगा सकता। तो फोर्स को हम दो कैटेगरी में तोड़ते हैं। कांटेक्ट फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स वो होते हैं जो तभी एक्ट करते हैं जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हो। नॉन कांटेक्ट फोर्स कांटेक्ट हो या नहीं हो तब भी काम करते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इसके लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। और इस फोर्स ये हमेशा सेम डायरेक्शन मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब देखो हमारे जो काम में आता है ना ग्रेविटेशन फोर्स का, ये वाला फॉर्मूला काम में नहीं आता अभी। ये हम बाद में जब ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ेंगे उस समय ये फॉर्मूला काम में आएगा। अभी जो फॉर्मूला काम में आ रहा है इस चैप्टर में वो डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमारी अर्थ, और अर्थ के बाहर यहाँ एक पार्टिकल रखा हुआ है m मास का। अब ये पार्टिकल जो m मास का है, इस अर्थ के कारण यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा g के बराबर, हम जानते हैं। और g की वैल्यू क्या होती है? 9.8 या 10 के बराबर लगता है। अब इस अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यह है, तो इस पार्टिकल का जिसका मास m है, इस पर हमारी अर्थ, ये अर्थ और इस पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ना। अच्छा, अर्थ का मास कैपिटल M बहुत ज्यादा होता है इस पार्टिकल के मास के कंपैरिजन में, लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ से यहाँ इसके इस पार्टिकल और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव। तो अगर मैं पार्टिकल पर ग्रेविटेशन फोर्स देखूंगा तो नीचे की तरफ आएगा, अर्थ पर देखूंगा तो ऊपर की तरफ आएगा। दोनों एक दूसरे पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ से। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पार्टिकल पर हमारी अर्थ जितना फोर्स लगा रही है, पार्टिकल भी अर्थ पर उतना ही फोर्स लगा रहा है। दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? इस पार्टिकल का मास एंड अर्थ के कारण इसकी जगह पर एक्सेलरेशन जो g के बराबर है। तो ग्रेविटेशन फोर्स का ये वाला फॉर्मूला हमारे काम में आना है इस चैप्टर में। ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू दिस वन। और ये ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स लगेगा, टुवर्ड्स सेंटर।
ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा, ये इसका मतलब है। तो यहां इस F को बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ये ग्रेविटेशन फोर्स है। नाउ देखो न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, लेकिन सबसे पहले मैं थर्ड लॉ डिस्कस कर रहा हूं, और अभी मैं इसकी डेफिनेशन भी बोल चुका हूं। तो डेफिनेशन एक बार लिखते हैं, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखिए यहां पर जैसे ग्रेविटेशन फोर्स की बात करो, यहां एक पार्टिकल है, इस पर अर्थ ने फोर्स लगाया नीचे की तरफ, और अर्थ पर इस पार्टिकल ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया। तो ये दोनों फोर्स भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। बताओ इसमें से कौन सा फोर्स एक्शन है? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी भी एक फोर्स को हम एक्शन कह सकते हैं। इसको एक्शन मान सकते हैं, इसको भी एक्शन मान सकते हैं। अगर इस फोर्स को हम एक्शन मानेंगे तो इस फोर्स की रिएक्शन ये होगी। कोई भी दो फोर्स जो पेयर में होते हैं उनमें से किसी भी फोर्स को एक्शन मान सकते हैं, दूसरे को रिएक्शन मान सकते हैं। तो अगर मैंने ये फोर्स एक्शन माना तो ये रिएक्शन फोर्स कहलाएगा, और इसका उल्टा भी हम कर सकते थे। अब ये बताओ इनमें से कौन सा एक्शन रिएक्शन में से कौन सा फोर्स पहले लगता है? तो सेकंड पॉइंट, किसी भी पहला पॉइंट तो एक्शन रिएक्शन दोनों में से किसी भी फोर्स को माना जा सकता है। सेकंड पॉइंट है एक्शन एंड रिएक्शन विल एक्ट साइमल्टेनियसली। ये दोनों अलग अलग टाइम पे नहीं लगती कि एक्शन पहले लगेगी रिएक्शन बाद में होगी। दोनों फोर्स हमेशा साथ साथ होते हैं। तो एक्शन रिएक्शन विल बी एक्ट साइमल्टेनियसली। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट, एक्शन रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। लेकिन एक्शन रिएक्शन हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगते हैं। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स इधर लगाओ, दूसरा इधर लगाओ, दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन ये दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, तो ये फोर्स कभी भी एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकते। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं। कर लें इसको नोट। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं, ये मैंने बता दिया। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक्ट होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर होते हैं। किसी भी फोर्स को एक्शन मान सकते हैं, दूसरे फोर्स को रिएक्शन मानना होगा। ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज थी। अब देखो हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस को इस तरह से इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है ये क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने यहाँ एक पार्टिकल, एक ब्लॉक रख रखा है जिसका मास m है। तो अब इस पार्टिकल पर हमारी अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी ना, और अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ होगा। हमारी अर्थ नीचे है, उसका सेंटर नीचे की तरफ है, तो ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होगा। तो अब हम इस चैप्टर में जैसे ही ब्लॉक रखा होगा ना कहीं पर भी, तो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स किधर की तरफ लगाएंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करेंगे। ये ग्रेविटेशन फोर्स है जो अभी तक हमने पढ़ा। अब इसके बाद दूसरा फोर्स पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स का डायग्राम समझ में आ गया ना? एक और डायग्राम मैं बताता हूं। जैसे कि एक इंक्लाइन प्लेन, इसका ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। अब इस इंक्लाइन प्लेन पर यहां मैंने एक ब्लॉक रख दिया m मास का। तो अब ये बताओ इस ब्लॉक पर ग्रेविटेशन फोर्स किधर लगेगा? ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ लगाती है और हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगाती है, तो इस पर भी ग्रेविटेशन फोर्स किधर लगेगा?
mg डाउनवर्ड लगेगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लगता है, और ये ग्रेविटेशन फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो, ये हमेशा mg के बराबर नीचे की तरफ लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन को कैपिटल एन के सिंबल से बताते हैं। इसको नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं हम, ठीक है, नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। ये फोर्स तभी काम करेगा जब दो चीजों के बीच में कांटेक्ट होगा, बिना कांटेक्ट के फोर्स काम नहीं आता है। एंड इट इज पुशिंग फोर्स, पुशिंग नेचर का फोर्स है ये। नॉर्मल रिएक्शन कैसे नेचर का है? पुशिंग नेचर का। मैंने आपको बताया था फोर्स को हम दो कैटेगरी में तोड़ते हैं, पुशिंग एंड पुलिंग। तो नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग नेचर का फोर्स है। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है। तो ब्लॉक और इस सरफेस आपस में कांटेक्ट में है ना, तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। जितनी भी जगह इस ब्लॉक का किसी के साथ कांटेक्ट होगा उतने नॉर्मल इस पर लगेंगे। अब ये नॉर्मल फोर्स जो लगता है ना, ये इनकी कांटेक्ट सरफेस है, इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो थर्ड पॉइंट में लिख लो, नॉर्मल फोर्स एट परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस। जो भी दो ये ब्लॉक जो है स्टेबल या हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट में है, तो ये कांटेक्ट सरफेस है। अब इस कांटेक्ट सरफेस का नॉर्मल ये होगा ना, तो नॉर्मल रिएक्शन इस लाइन के अलोंग लगेगा। नॉर्मल सरफेस हमेशा, नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। अब देखो नॉर्मल फोर्स अगर सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है तो किधर लगेगा? अब किधर लगेगा उसके लिए मैं इसको ऐसे सेपरेट करके बना देता हूं। ब्लॉक को ऐसे अलग बना दिया, अलग नहीं है, ब्लॉक टेबल पर रखा हुआ है, लेकिन समझाने के लिए इनको अलग अलग बना दिया हमने। ये तो ब्लॉक है और ये टेबल है, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन इस लाइन के अलोंग लगेगा। और देखो दोनों चीजें हैं, ये टेबल इस ब्लॉक पर नॉर्मल लगाएगी और ब्लॉक टेबल पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये ब्लॉक पर, ब्लॉक टेबल के कांटेक्ट में, टेबल ब्लॉक पर लगाएगी और ब्लॉक टेबल पर फोर्स लगाएगा। और कौन सा फोर्स लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को हम एन के सिंबल से बताते हैं, और एन इस लाइन के अलोंग लगेगा। अब एन इस लाइन के अलोंग ऊपर की तरफ लगेगा या नीचे? तो देखो अगर टेबल, नॉर्मल फोर्स कैसा है? पुशिंग फोर्स। अगर टेबल को इसको पुश करना है तो पुश करने के लिए फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा या नीचे? जैसे मान लो ये ब्लॉक है, अभी टेबल है, इस पर फोर्स लगा रही है, अगर ऊपर लगाएगी तो पुशिंग कहलाएगी और नीचे लगाएगी तो पुल कहलाएगी। तो यहाँ नॉर्मल कैसा है? पुशिंग फोर्स। तो इस ब्लॉक पर टेबल किधर फोर्स लगाएगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया? टेबल ने। अब ये ब्लॉक भी टेबल पर इतना ही फोर्स लगाएगा, तो ब्लॉक जब टेबल को पुश करेगा, धक्का देगा, तो नीचे की तरफ देगा ना, तो ये नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन। तो इस तरह से हम नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जो दोनों ऑब्जेक्ट है, ये कांटेक्ट सरफेस है ना, तो दोनों पर इस कांटेक्ट सरफेस से अवे डायरेक्शन में लगता है। जैसे इस पर बाहर की तरफ, इस टेबल पर भी बाहर की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे लगता है। नॉर्मल रिएक्शन धक्का देने वाला फोर्स की बीच की डिस्टेंस बड़े आउटवर्ड। नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है? रेडियली आउटवर्ड लगता है। इसको ऐसे समझ सकते हो। अब
एक्चुअल में ये ब्लॉक और टेबल यहाँ कांटेक्ट में, लेकिन इस पर जब हम डायग्राम ऐसे बनाते हैं ना, इस ब्लॉक को अलग बना लिया, टेबल को अलग बना लिया, तो इस ब्लॉक के अलग डायग्राम को, सेपरेट डायग्राम को जिसमें ये इसका टेबल से कांटेक्ट है, इसको हटा हुआ शो करते हैं। इस डायग्राम को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और FBD इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इस ब्लॉक को हमने बिल्कुल इंडिपेंडेंट बना लिया, तो इंडिपेंडेंट ये जो डायग्राम बनाते हो जिसमें हम फोर्सेस रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर? तो ये इसका डायग्राम हुआ। अब इसके बाद अब देखो यहां ये M1 M2 दो ब्लॉक है, एक टेबल है। अब इनके बीच में जो जो भी फोर्स लगेंगे ना, उन सारे फोर्सेस के एक्शन रिएक्शन पेयर हमें बनाना है, सारे फोर्स रिप्रेजेंट करना है। तो बताओ यहाँ कितनी जगह कांटेक्ट है, जितनी जगह कांटेक्ट होगा उतने नॉर्मल रिएक्शन काम करेंगे। तो देखो एक तो M1 M2 के बीच में कांटेक्ट है, तो यहाँ एक नॉर्मल काम करेगा, उसको मान लेते हैं M1, एक यहाँ नॉर्मल लगेगा, उसको मान लेते हैं M2। तो दो जगह ये ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में है, तो दो नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे। अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है, आइसोलेटेड कर लेते हैं हम अकेला। ये M1 ब्लॉक, यह M2 ब्लॉक, और यह टेबल, ये क्या है टेबल, और यहां बना देता हूं हमारी अर्थ। ठीक है। अब अगर हम देखें इस पार्टिकल का मास m1 है, तो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा m1g नीचे, इस वाले पार्टिकल। अच्छा ये ग्रेविटेशन फोर्स m1g इस पर कौन लगाएगा, अर्थ लगाएगी ना, तो इसकी रिएक्शन भी अर्थ पर होगी, तो अर्थ पर m1g ऊपर लगेगा, अर्थ पर ग्रेविटेशन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ये इसका मतलब। अब इस वाले ब्लॉक पर भी ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ आएगा, और ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा अर्थ लगाती है, तो ये अर्थ है, तो अर्थ इस पर ग्रेविटेशन फोर्स ऊपर लगाएगी m2g। एवरी एक्शन हैज ए इक्विवेलेंट, अगर मैंने ये एक फोर्स माना है तो इसकी दुनिया में कहीं ना कहीं रिएक्शन जरूर होगी। ये फोर्स इस पर किसने लगाया, अर्थ ने, तो ये भी अर्थ पर इतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा। हो गया डायग्राम। अब टेबल का मास मुझे क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो हम 0 मान लेते हैं, या इसका mg नहीं बना रहे। ठीक है। अब यहाँ m1 और m2 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन था ना, नॉर्मल रिएक्शन तो इस लाइन के अलोंग लगेगा, और ये पुशिंग फोर्स है, तो यहाँ वाला नॉर्मल इन दोनों के बीच जो नॉर्मल आएगा, ये वाला नॉर्मल इन दोनों को दूर ले जाने की कोशिश करेगा ना, तो इस पर तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, और इस वाले ब्लॉक पर नॉर्मल नीचे की तरफ आएगा। आया डायग्राम समझ में? ये नॉर्मल m1 इस पर किसने लगाया, m2 ने, तो ये m1 भी m2 पर इतना ही नॉर्मल लगाएगा। भाई नॉर्मल इन दोनों के बीच लग रहा है, तो दोनों पर लगेगा ना नॉर्मल, इस नॉर्मल का ये रिएक्शन हो गया। एवरी एक्शन हैज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर? अब इसी तरह से m2 फोर्स, नॉर्मल m2 किधर है, यहाँ इस m2 और इस ब्लॉक के अर्थ के बीच में नॉर्मल है ना m2। अब ये m2 भी पुशिंग फोर्स है, तो आउटवर्ड लगेगा, तो इस वाले ब्लॉक पर तो m2 ऊपर लगेगा, और इस टेबल पर m2 नीचे लगेगा। तो इस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं। ये m1 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, और ये वाला m2 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, ये टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है एक सिंगल ऑब्जेक्ट का डायग्राम, जिसमें उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले जितने भी फोर्सेज हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब है, करना इसको नोट। अब तो इसको हम कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। ये जो इस तरह की फिसल पट्टी होती है गार्डन वगैरह में, इस तरह की फिसल पट्टी होती है बच्चों की। अब यहाँ इस सरफेस को, ये सरफेस ओरिएंटल तो ऐसे रखते हैं,
और हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे रखेंगे तो इसको हम कहते हैं इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड प्लेन और इंक्लाइंड सरफेस हम इसको कह सकते हैं। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पर यहाँ एक ऑब्जेक्ट है m मास का। अब मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो ये ब्लॉक यहाँ पर अगर है तो इस ब्लॉक पर एक तो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ना, ऐसे नीचे mg, तो ये mg तो इधर लगेगा। अब यहाँ ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन के कांटेक्ट में है तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आएगा। मान लेता हूँ यहाँ नॉर्मल रिएक्शन m के बराबर है। अब नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किधर लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर इस लाइन के अराउंड लगेगा नॉर्मल। नॉर्मल इस लाइन के अराउंड लगेगा, समझ में आया? और ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब ये नॉर्मल इस लाइन के अराउंड लग रहा है तो इस लाइन के अराउंड ये इंक्लाइंड प्लेन इस ब्लॉक पर नॉर्मल लगाएगा तो इसको धक्का ऊपर की तरफ मारेगा ना। तो इस ब्लॉक पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस ब्लॉक पर तो नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। इस ब्लॉक पर नॉर्मल का डायरेक्शन किधर आएगा? अपवर्ड। और ब्लॉक पर नॉर्मल किसने लगाया? इंक्लाइंड प्लेन ने। तो ये ब्लॉक जो है इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल नीचे की तरफ लगाएगा। मैं अगर इंक्लाइंड प्लेन की बात करूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन नीचे लग रहा है, और इस ब्लॉक की बात करूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये एक्शन, ये उसकी रिएक्शन। और अगर इसको एक्शन कहें तो उसको रिएक्शन कहेंगे। किसी भी फोर्स को हम एक्शन बोल सकते हैं। अब देखिए इसके बाद इस डायग्राम को थोड़ा और ठीक से समझे हम। इंक्लाइंड प्लेन बहुत काम में आता है, इसके कुछ पॉइंट याद रखना आगे चल के। ये जैसे एंगल थीटा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ एक लाइन खींचता हूं जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये लाइन मैंने इमेजिनरी लाइन खींची जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब एक दूसरी लाइन खींच देता हूं इस पॉइंट से पास होने वाली वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। अब देखिए इसमें ये एंगल 90 होगा। अब इसमें ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया ना। ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा के बराबर। क्यों ये एंगल 90 माइनस थीटा क्यों है? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। ये पहले से 90 है तो इन दोनों एंगल का सम 90 होगा। अब यहाँ ये डैश डैश वाली लाइन तो इंक्लाइंड प्लेन से 90 डिग्री पर है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा होगा। क्लियर हुआ? ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है तो बचा हुआ एंगल थीटा होगा। ये डैश डैश वाली लाइन इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन से ये वाला एंगल 90 के बराबर था। अब ये एंगल 90 के बराबर था, ये 90 माइनस थीटा हुआ है, तो ये अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी थीटा ही होगा। आया समझ में? कर लें इसको नोट। अब ये जो थीटा एंगल निकाला है ना, इसको निकालने का एक दूसरा तरीका समझने के लिए है ना, ये तो आपके तरीके से समझा है। अब देखो यहां इन दो लाइनों के बीच का एंगल थीटा है ना। अगर इन दो लाइनों के बीच एंगल थीटा है, मैं इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचता हूं। ये तो इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, और इस वर्टिकल सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा तो ये खींचेगी। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी दो लाइनों के बीच का एंगल थीटा है तो दुनिया में कहीं भी दूसरी दो लाइनें प्लॉट करो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। जैसे ये वाली लाइन, फर्स्ट लाइन मैंने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ की और इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ की, तो इन दो लाइनों के बीच का एंगल थीटा है और ये दो लाइनें भी इन दो लाइनों के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस चैप्टर में बहुत काम में आएगी और इसका डेरिवेशन मैं यहाँ समझा चुका डिटेल में। तो अगर कोई दो लाइनों के बीच का एंगल थीटा है तो उन दो लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल भी थीटा ही होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखो इसके अलावा इसमें ये एंगल तो हो ही गया। अब यहाँ एक और लाइन खींचता हूं जो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल। अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा और ये भी थीटा होगा।
अब ये मैंने थीटा बता दिया, अगर इंक्लाइन प्लेन का ये एंगल थीटा होता है तो ये चार डिफरेंट एंगल थीटा होता है, बना लो इसको और अच्छे से याद रखना इस डायग्राम को। अब आगे नहीं समझाऊंगा ये एंगल थीटा कैसे हुआ। याद रखने के लिए एक और बार यह डायग्राम बना रहा हूं जो आपको याद रखना है। समझा मैंने दिया, एक बार समझ लो, लेकिन बढ़िया से अब रट लो इसको। अब देखो ये दो लाइनें खींची, ये लाइन इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। अब दूसरी एक और लाइन मैंने ये खींची, हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और मैंने ड्रॉ की, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस डायग्राम को बढ़िया से रट लेना, कोशिश करो समझने की, मैंने कोशिश की तुम्हें समझाने की, लेकिन अब इस डायग्राम को बढ़िया से रट लेना। अब ये एक स्फीयर है, देखो यहां रखा हुआ है, यहां एक वर्टिकल वॉल है इसके कांटेक्ट में और एक इस इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में है। तो अब मुझे इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, कैसा होगा। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ये स्फीयर कितनी जगह कांटेक्ट में है, एक तो इस वर्टिकल दीवार के साथ कांटेक्ट में है, यहाँ नॉर्मल लगेगा, जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां नॉर्मल फोर्स आएगा। तो एक कांटेक्ट यहाँ है तो यहाँ नॉर्मल आ गया, एक कांटेक्ट यहाँ पर है तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। तो इस स्फीयर पे दो नॉर्मल लगेंगे। और एक और चीज, जो स्फीयर होता है ना उसकी सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल खींचो वो हमेशा स्फीयर के सेंटर से पास होता है। तो अब इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया पर स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। अब देखो स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ जो वर्टिकल दीवार है इसको धक्का देगी तो इधर की तरफ धक्का देगी ना, ऐसे। तो दीवार का जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर लगेगा, और ये इंक्लाइन प्लेन का जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना। अब इंक्लाइन प्लेन धक्का देगा तो ऊपर की तरफ देगा धक्का, तो इस इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहां बना देता हूं स्फीयर का। अब स्फीयर पर एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा नीचे mg, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे mg लगेगा, इसको ऐसे ऊपर तक एक्सटेंड कर लिया करो। अब इस पर ये वर्टिकल दीवार जो नॉर्मल लगा रही है राइट हैंड साइड में लगा रही है ना, तो वर्टिकल वॉल का नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा n1। डायग्राम समझ में आ रहा है स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम। इस पर ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, इस वर्टिकल वॉल उधर की तरफ धक्का देगी इस स्फीयर को राइट हैंड साइड में, तो ये राइट हैंड साइड में लग गया। अब इंक्लाइन प्लेन का जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल किधर की तरफ होता है, इस तरह से। ये जैसे इंक्लाइन प्लेन बना देता हूं मैं एक बार, ये इंक्लाइन प्लेन। अब नॉर्मल इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना इस तरह से, और नॉर्मल इधर की तरफ आएगा, और ये नॉर्मल कौन सा है, n2 वाला नॉर्मल। अब मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले समझाया था इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा हो तो ये एंगल भी थीटा हो जाता है, ये एंगल भी थीटा हो जाता है और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाता है। तो हमने इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। इस तरह से हम यहाँ इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, कर दो इसको नोट। तो इस स्फीयर पर तीन फोर्स लग रहे हैं, एक ये वाला mg, एक ये नॉर्मल और एक ये वाला नॉर्मल। तो यहां इस स्फीयर पर अभी तीन फोर्स लग रहे हैं। अगला पार्ट,
अब वापस देखो, यहाँ ये स्फीयर जो है ना, एक तो इस वाली सरफेस और एक इस वाली सरफेस के बीच में, यहाँ एक तरह से मान लो दो इंक्लाइन प्लेन है, एक ऐसा स्लोप है और एक इस तरह का स्लोप है, इसके बीच में ये स्फीयर है। अब मुझे इस स्फीयर का फ्रीबॉडी डायग्राम बताना है, तो बताओ पहले तो कितने तरह के नॉर्मल लगेंगे, कितनी जगह ये स्फीयर कांटेक्ट में है, दो जगह कांटेक्ट में है ना, एक ऊपर वाले इंक्लाइन प्लेन से और एक नीचे वाले इंक्लाइन प्लेन से। तो जितनी जगह कांटेक्ट होता है उतनी जगह नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो अब क्या करूं मैं, एक नॉर्मल यहाँ मान लो n1 और एक यहाँ नॉर्मल कंसीडर कर लो n2, और नॉर्मल हमेशा इसके सेंटर से पास होंगे। अब देखो, जो n1 नॉर्मल लगेगा, ये इंक्लाइन प्लेन इसको धक्का देगा तो नीचे की तरफ देगा ना, तो n1 तो ऐसे नीचे की तरफ आएगा, और n2 ये नीचे वाला इंक्लाइन प्लेन इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा, ऐसे n2 आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब इसका फ्रीबॉडी डायग्राम बनाया है, तो देखो कैसा बनेगा इस स्फीयर का फ्रीबॉडी डायग्राम। एक तो इस पर mg नीचे लग गया, ये mg इधर आ गया, इसको ऊपर तक एक्सटेंड कर देते हैं। अब यहाँ ये n2 वाला जो नॉर्मल लग रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है ना, n2 वाला नॉर्मल, और n2 वाला नॉर्मल इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा था, ये वाला इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री के बराबर होगा ना, ये एंगल 30 डिग्री के इक्वल हो गया। अब ये जो n1 नॉर्मल लगेगा ये नीचे की तरफ आएगा, तो n1 किधर की तरफ आएगा, इधर नीचे की तरफ आएगा। अब n1 का ये वाला एंगल कितना होगा वर्टिकल से, 30 नहीं होगा, इस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 है, लेकिन दूसरा इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 प्लस 30 60 होगा, और इस वाले इंक्लाइन का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वही इसके नॉर्मल का इस वर्टिकल से एंगल होगा 60 डिग्री। तो ये इसका फ्रीबॉडी डायग्राम। थैंक यू फॉर टुडे।